नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी का स्वागत है। जीआईसी लेक्चर जिसमें हम लोग सिविक्स पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने 8 टॉपिक पढ़ लिया है। आज हम लोग देखेंगे लेसन नंबर 9 जो कि है संप्रभुता। तो हम लोग संप्रभुता की अर्थ देखेंगे, उसकी विशेषताएं देखेंगे, उसके प्रकार देखेंगे और उसमें एकलवादी और बहुलवादी सिद्धांत भी इसको देखेंगे अच्छे तरीके से। तो आइए हम लोग देखते हैं संप्रभुता। तो संप्रभुता क्या होती है भाई? संप्रभुता मतलब वो होती है कि कोई भी राज्य जो है वो अपना निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। उसका निर्णय किसी दूसरे या बाहरी राज्य से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है? संप्रभु कहा जाता है। ठीक है, तो राजनीति शास्त्र की जो विचारधारा है, उन सभी विचारधाराओं में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारधारा है वो है संप्रभुता की विचारधारा। क्योंकि यही राज्य का क्या होता है? ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। राज्य के 4 तत्व आपको बताए गए होंगे। क्या बताए गए होंगे भाई? एक तो है यहाँ पर जो भूमि होती है, ठीक है, उसके बाद जनसंख्या होता है, उसके बाद सरकार होता है, उसके बाद क्या होती है? संप्रभुता होती है। तो ये जो संप्रभुता है ये जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर राज्य संप्रभु नहीं है, किसी दूसरे के अधीन है, वो स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पाता है, तो उस राज्य का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यह राज्य को उसके अंतर्गत क्या करता है? अन्य समुदायों से भिन्न करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्य को उसके समुदायों से भिन्न कौन करता है? तो वो करता है संप्रभुता। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यह स्वतंत्र राज्य की एक ऐसी अंतिम सत्ता है जिसके आगे किसी प्रकार की कोई अपील नहीं होती है, या देश की बाह्य और आंतरिक समस्त विषयों पर क्या होता है भाई? सर्वोपरि होता है। संप्रभुता को क्या कहा जाता है? राज्य की आत्मा कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके क्वेश्चन में आया हुआ, एग्जाम में आया हुआ है। संप्रभुता किससे बना है भाई? तो अंग्रेजी शब्द सॉवरेनिटी से बना है। ठीक है, जिसका हिंदी रूपांतरण है, सॉवरेनिटी का हिंदी रूपांतरण क्या है? संप्रभुता। तो सॉवरेनिटी शब्द जो है वो क्या है भाई? वो एक लैटिन है। ठीक है, लैटिन के सुपर और एनफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किससे बना है? तो सुपर और एनफ शब्दों से मिल करके बना है, जिसका अर्थ होता है परम। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ऐतिहासिक विकास। तो 16वीं शताब्दी में जो मैकियावेली हैं, मैकियावेली ने राजनीति को धर्म से अलग करने के लिए क्या किया था? वकालत किया था। हम लोग पढ़े ही होंगे। 16वीं शताब्दी में हम लोग फिर से देखेंगे कि बोंदा, और 17वीं शताब्दी में हम लोग देखेंगे हाफ महोदय आएंगे, और 18वीं शताब्दी में रूसो महोदय आएंगे, और 19वीं शताब्दी में ऑस्टिन महोदय आएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया? इस सिद्धांत को फिर धीरे धीरे स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करना शुरू कर दिया। तो प्रायः ऐसा माना जाता है कि इस सिद्धांत का उद्भव कब हुआ है भाई? तो वो हुआ है 16वीं शताब्दी में। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया भाई? तो वो किया था बोंदा ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अर्थात संप्रभुता का निरूपण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? बोंदा द्वारा किया गया। संप्रभुता शब्द बोंदा द्वारा प्रयोग किया गया क्या है? एक आधुनिक अवधारणा है। तो संप्रभुता किसके द्वारा प्रयोग किया गया भाई? जीन बोंदा के द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम लोग देखें तो मध्यकाल में राज्य की संप्रभुता का क्या कहा जाता है भाई? अंधेरा युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें संप्रभुता थी ही नहीं। अब जो राज्य था वो पूरे चर्च और पोप के अधीन जो है बन गया था। तो प्राचीन काल में जो रोमन साम्राज्य है उससे संप्रभुता का विकास माना जाता है, किंतु संप्रभुता शब्द क्या है? एक आधुनिक अवधारणा आज के समय में है और वो माना जाता है। कुछ परिभाषाएं हम इसकी देख लेते हैं। तो बोंदा महोदय, ठीक है, जिन्होंने संप्रभुता का जो है खोज किया या इनको जनक माना जाता है। तो संप्रभुता नागरिकों व प्रजाजनों के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का अंकुश ना हो। ठीक है, तो संप्रभुता ये क्या होता है? सर्वोच्च होता है। ये कहा है बोंदा महोदय ने। बिलोबी महोदय आएंगे और वो कहेंगे कि संप्रभुता क्या है? राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। वेरी इंपॉर्टेंट। गैटिल महोदय आएंगे और वो कहेंगे कि विभाजित संप्रभुता क्या है? अपने आप में विरोधाभास है। रूसो महोदय आएंगे और कहेंगे कि संप्रभुता का विभाजन क्या है? केवल एक धोखा है। तो ये भी पूछा गया है। ऑस्टिन महोदय आएंगे
और ये कहेंगे कि यदि कोई निश्चित मानवीय सत्ता अपनी सी किसी अन्य सत्ता की आज्ञा मानने में अभ्यस्त ना हो, ठीक है, जो कि सेम प्रकार की हो, उसकी आज्ञा ना माने, बल्कि प्रस्तुत समाज के सर्वसाधारण उसकी आज्ञा मानने में अभ्यस्त हों, तो इस निश्चित मानवीय सत्ता को उस समाज में क्या कहेंगे भाई? प्रभु सत्ताधारी कहेंगे, ठीक है, प्रभु सत्ताधारी कहेंगे। और उस समाज को राजनीति और स्वाधीन समाज जो है वो कहा जाएगा, राजनीतिक और स्वाधीन समाज कहा जाएगा। ऑस्टिन महोदय ने जो कहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही क्या है? कानून है, ठीक है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। और कानून ही संप्रभु की आज्ञा है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। प्रमुख तथ्य में हम लोग देखेंगे तो ऑस्टिन की एक पुस्तक है लेक्चर्स ऑन जुरिस्डिक्शन, जो कि अब की बार जो है ये पीजीटी में पूछा गया था कि ये जो है संप्रभुता का सिद्धांत इन्होंने किस में दिया है, तो इसी में दिया है, ठीक है। चलो, बाध्य जो संप्रभुता है उसका प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ग्रोशियम महोदय के द्वारा किया गया था। अंतरराष्ट्रीय विधि का जनक किसे माना जाता है? ग्रोशियम महोदय को माना जाता है। ये भी अब की बार पीजीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस नोट से डायरेक्ट मिलते हैं, बस बहुत आराम से इसको एक बार सुन लेना है और एक बार पढ़ लेना है। संप्रभुता के लक्षण देखते हैं। तो संप्रभुता के प्रमुख लक्षण जो है क्या है? वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला है निरंकुश या असीमित। तो संप्रभु को कानून द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। जो इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है तो क्या है भाई? असीमित है। सर्वव्यापकता, यानी राज्य के अंदर सब कुछ क्या होता है? संप्रभु के ही अधीन होता है। मौलिकता, संप्रभुता जो है किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रदत्त नहीं होता है, ठीक है, वो स्वयं जो है अपने आप में होता है, उसी को मौलिक बोलते हैं। अस्थायित्व, यानी कि जो प्रभु सत्ता है वो अस्थायी होता है। यह गुण संप्रभुता से अलग कर पाना जो है उसे संभव नहीं है। अदेयता, यानी कि जो संप्रभुता है वो एक वृक्ष के समान है जो अपने विकास के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार में नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उसका क्या होता है? स्वयं ही अंत हो जाएगा। अगला है अनन्यता। तो यानी कि इसके जैसी राज्य में कोई और शक्ति नहीं हो सकती है। यही क्या है? अब्सोल्यूट है, यानी कि अनन्य है। अविभाज्यता, यानी कि इसका तात्पर्य क्या है कि संप्रभुता का विभाजन संभव नहीं है, क्योंकि संप्रभुता एक राज्य में भाई एक ही होती है, ठीक है। तो अभी जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था सिविक्स में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर लिखा था विभाज्यता, ठीक है। तो यानी कि यही फिर सही हो गया था। संप्रभुता को कभी विभाज्य नहीं किया जा सकता है, वो अविभाज्य है। अब हम लोग देखेंगे कि संप्रभुता का स्वरूप क्या होता है। तो विभिन्न विद्वानों ने संप्रभुता के विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया है, जिसके कारण जो है उनमें भिन्नता उत्पन्न हो गई है। तो इनमें से निम्न प्रकार लोगों के सम्मुख जो है वो प्रकट होता है। इस प्रकार की पहला तो है नाम मात्र की तथा वास्तविक संप्रभुता। तो इस प्रकार की जो संप्रभुता है उसका प्रयोग उस राज्य राजतंत्रीय शासन के लिए किया जाता है जो किसी समय में क्या था? वास्तव में संप्रभु था, लेकिन अब वह संप्रभु नहीं है। तो इस प्रकार का जो शासक है वो संप्रभु का प्रयोग नहीं करता है। तो शासन का जो समस्त कार्य होता है उसके नाम से ही किए जाते हैं तथा संविधान द्वारा उसको कार्यपालिका संबंधी समस्त अधिकार मिले होते हैं, लेकिन उसकी समस्त शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। जैसे कि भारत की बात करें, ठीक है, और इंग्लैंड की बात करें, तो शक्तियों का इस प्रकार का जो बंटवारा होता है वो संसदात्मक शासन का गुण होता है। और इंग्लैंड और भारत में इस चीज़ को जो है बड़े आराम से देखा जा सकता है। तो नाम मात्र की तथा वास्तविक संप्रभुता को औपचारिक कहते हैं और वास्तविक संप्रभुता भी कहा जाता है। तो नाम मात्र की संप्रभुता भाई अगर भारत में देखा जाए तो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और वास्तविक संप्रभुता तो मंत्रिपरिषद है या फिर प्रधानमंत्री के पास है। वैधानिक संप्रभुता, तो वैधानिक संप्रभुता उस सत्ता को कहा जाता है जिसको राज्य के लिए विधि निर्माण करने का सर्वोच्च अधिकार होता है और उसके आदेश क्या होते हैं? विधि के समान मान्य होते हैं। जैसे कि अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो इंग्लैंड की संसद क्या है? वैधानिक संप्रभुता का सर्वोच्च उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड की जो संसद है वो क्या है? संप्रभु है। भारत की संसद संप्रभु नहीं है। एक चीज़ ध्यान में रखना,
क्योंकि जो इंग्लैंड की संसद है वो संप्रभु है। अगर उसने जो भी आदेश दे दिया, जो भी कानून दे दिया, फिर उसको कोई हटा नहीं सकता है, उसको कोई बदल नहीं सकता है, वही होता है संप्रभु। लेकिन भारत की जो संसद है, अगर कोई ऐसा कानून बना दे जो हमारे संविधान का कुछ उल्लंघन करती है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है, उसको निरस्त भी कर सकता है। यानी कि हमारा जो संसद है वो संप्रभु नहीं है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण तथ्य में देखें कि यदि संविधान सर्वोच्च है तो तत्कालिक संप्रभुता किसमें होगी भाई? विधि निर्माण करने वाली संस्था में होगी। वैधानिक संप्रभुता के जो प्रमुख समर्थक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि इसके समर्थक कौन है, इसके क्या हैं। तो वैधानिक संप्रभुता के समर्थक सबसे पहले नंबर पर ऑस्टिन को पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद बोदा और हाफ्स महोदय आते हैं। तो ये तीनों लोग हैं। ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के सिवाय सब कुछ कर सकती है, यानी व्यंग किया था किसने? बिलोबी महोदय ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करते चलना है। अगला हम लोग देखेंगे राजनीतिक संप्रभुता। तो जो राजनीतिक संप्रभुता है वो कानून द्वारा ज्ञात नहीं होता है, और यह अनिश्चित भी होता है और असंगठित भी होता है। साधारणतः अगर हम देखें तो एक देश के मतदाता समूह को राजनीतिक संप्रभु यहाँ पर कहा जाता है, जैसे कि भारत हो गया। क्योंकि जो राजनीतिक संप्रभुता है वो मतदाताओं के पास है भाई, जिसको चाहेंगे उसको जो है अपना संप्रभु घोषित कर देंगे या प्रभु सत्ताधारी उसे बना देंगे। तो वैधानिक संप्रभु के पीछे ये क्या होते हैं? निहित होते हैं। तो जो विधिक संप्रभुता होती है, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर अगर देखा जाए तो सबसे पहले किसने किया था? डायसी महोदय ने किया था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और कहा था कि विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में यदि कभी टकराहट होती है तो वहाँ पर क्या होगा? विधिक संप्रभुता को झुकना पड़ेगा, यानी कि राजनीतिक संप्रभुता वहाँ पर जीत जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य में देखें तो राजनीतिक संप्रभुता एक राज्य के अंतर्गत उन सभी प्रभावों का योग है जो वैधानिक संप्रभुता के पीछे होता है। ये गिलक्राइस्ट महोदय ने कहा था। विधि वेत्ता जिस संप्रभुता को मान्यता देता है उसके पीछे एक दूसरा संप्रभु सत्ताधारी होता है, जिसके सामने कानूनी संप्रभुता को क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है। ये डायसी महोदय ने कहा था। राजनीतिक संप्रभुता के प्रमुख समर्थक अगर देखा जाए तो डायसी महोदय, गिलक्राइस्ट महोदय और लॉक महोदय। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऊपर हम लोगों ने वैधानिक वाला देखा था, वैधानिक संप्रभुता के प्रमुख समर्थक, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि राजनीतिक संप्रभुता के प्रमुख समर्थक। तो इनको अपने नोट्स में कहीं एक साइड में आप लोग लिख लीजिए। तो वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है। ये किसने कहा था? गेटिल महोदय ने। अगला जो आ रहा है वो है लोकप्रिय संप्रभुता। तो इस मत के अनुसार जो अंतिम संप्रभुता होती है वो किस में निहित होती है भाई? जनता में निहित होती है। वैसे इस धारणा का मुख्य प्रतिपादक कौन है? रूसो है, जिसने सामान्य इच्छा में ही लोक संप्रभु माना है। 19वीं शताब्दी के जनमत के विकास के साथ साथ लोक संप्रभुता के सिद्धांत को भी लोकप्रियता मिली, और ब्राइस महोदय ने कहा है कि आधुनिक युग में लोक संप्रभुता लोकतंत्र का आधार और पर्याय बन चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो इसको भी आपको नोट करना है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लोकप्रिय जो संप्रभुता है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो रूसो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे अभी एक जगह सब नोट किया है, तो वहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगला हम लोग देखेंगे विधि परक या तथ्य परक संप्रभुता। तो वैधानिक और वास्तविक संप्रभुता यहाँ पर इसको कहा जाता है। तो वैधानिक जो संप्रभुता होता है वो विधान की दृष्टि से सर्वोच्च सत्ता है, और राज्य में जो समस्त विधियाँ होती हैं इसी के नाम से कार्यान्वित की जाती हैं। जबकि जो वास्तविक संप्रभुता है वह है कि जिसके आदेशों का लोग वास्तव में हृदय से पालन करते हैं, चाहे वह वैधानिक हो या ना हो, तो उसके आदेशों का पालन लोग भौतिक और धार्मिक प्रभाव या करिश्माई व्यक्तित्व के कारण करते हैं, जबकि उसको वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है। तो इसमें भी महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम लोग देखें तो जो वैधानिक और वास्तविक संप्रभुता है ये अलग अलग भी नहीं रह सकती और साथ साथ भी नहीं रह सकते हैं। संप्रभुता सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो बोंदा महोदय ने प्रस्तुत किया। वैधानिक संप्रभुता हाफ महोदय,
काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। हाफ्स महोदय और ऑस्टिन महोदय, वैधानिक संप्रभुता। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑस्टिन महोदय को और जोड़ लेना है, ठीक है, क्योंकि हाफ्स लाक रूसो ज़्यादा फेमस है एक साथ बोलने में, तो इस प्रकार से। तो वैधानिक संप्रभुता हाफ्स हो गए, ऑस्टिन हो गए, राजनीतिक संप्रभुता लाक हो गए, लोकप्रिय संप्रभुता रूसो हो गए। तो ये जो पॉइंट है ये आपको कहीं अच्छे तरीके से सेव कर लेना है। जो प्रभु सत्ता होता है, संप्रभुता राज्य की क्या होती है, परिपूर्णता है, रोमन साम्राज्य में आया था। विधि संप्रभु का आदेश है, ये ऑस्टिन महोदय ने ही कहा था। अगर संप्रभुता निरपेक्ष नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व ही नहीं होगा, ऑस्टिन महोदय ने कहा था। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का सबसे कठोर आलोचना करने वाला भाई हेनरी मैन है। हाल ही में अभी पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था, किसने किया था, हेनरी मैन ने किया था। तो देख रहे होंगे इसी वाले लेक्चर में या इसी वाले चैप्टर में ही आपको 3 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो हेनरी मैन का कथन क्या है, हेनरी मैन का कथन यह है कि संप्रभुता निश्चित एवं मानव श्रेष्ठ में नहीं रहती है। संप्रभुता के बहुलवाद का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था भाई, वान गिरेक महोदय ने किया था। तो बहुलवादियों के अनुसार जो संप्रभुता है, संप्रभुता की सीमाओं में महत्वपूर्ण जो स्थान है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का होता है। संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत संप्रभुता को अविभाज्य मानता है, एक में मानता है, जबकि जो संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत है वो सिद्धांत उसको कई संगठनों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। अब हम लोग देखते हैं कि एकलवादी संप्रभुता के जो विचारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो एकलवादी संप्रभुता ये भाई किस में आया था, टीजीटी में आया था, ठीक है, और पीजीटी में आया था, दोनों में ये क्वेश्चन आया था, एकलवादी और बहुलवादी। तो एकलवादी संप्रभुता के जो प्रमुख विचारक हैं उनमें हम लोग देखेंगे कि मेन कौन है। तो इसमें हाफ्स हैं, रूसो हैं, लॉक नहीं है, ठीक है, ऑस्टिन हैं, यहाँ पर बेंथम हैं, ब्राइस हैं, हिगेल हैं और बोंदा हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है जिसको छोड़ दिया जाए। तो संप्रभुता के जो एकलवादी सिद्धांत है उसको अद्वैतवादी या फिर प्रत्ययवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे बहुलवादी सिद्धांत। तो जो राजनीतिक बहुलवाद है उस तो राजनीतिक बहुलवाद को संप्रभुता एकलवादी सिद्धांत पर क्या कहा जाता है, प्रहार कहा जा सकता है, क्योंकि बहुलवाद का उदय कैसे हुआ, एकलवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में ही हुआ है। राज्य की जो एकलवादी संप्रभुता है वो सिद्धांत में अपने भौगोलिक क्षेत्र की सीमा में क्या मानी जाती है, सर्वोच्च मानी जाती है, और बाहरी रूप से राज्य की ऐसी किसी सत्ता या फिर ऐसी किसी भी अन्य सत्ता के अधीन में नहीं होती है। तो जो संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत है वो संप्रभुता को असीमित, सर्वव्यापकता, मौलिकता, अस्थायित्व, अदेयता, अनन्यता, अविभाज्य मानता है, जबकि जो बहुलवाद है संप्रभुता के ऐसे एकलवादी सिद्धांत का क्या कर देता है, खंडन कर देता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि बहुलवाद के उदय का कारण क्या है। सिद्धांत जो है वो विशेष सामाजिक आवश्यकताओं का परिणाम होता है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो सामाजिक आवश्यकताएं पैदा हुई उन्हीं की पूर्ति के लिए संप्रभुता संबंधी एकलवादी सिद्धांत का क्या हुआ था, उदय हुआ था। तो ठीक उसी प्रकार से जब 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों की सामाजिक आवश्यकताओं ने क्या कर दिया, बहुलवाद को बढ़ावा दे दिया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में आते आते उदारवादी लोकतंत्रीय जो है संप्रभुता के संदर्भ में एक नवीन व्याख्या की आवश्यकता थी, क्योंकि लोकतंत्र का जो स्वरूप पश्चिमी संसार के अनेक राज्यों में विकसित हो रहा था वह निरंकुश संप्रभुता से मेल नहीं खा रहा था। तो अतः यह भी कहा जा सकता है कि भाई जो बहुलवाद है, बहुलवाद का उदय ऐसी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ जो पूंजीवाद की समस्त धारणाओं में स्वतंत्रता की धारणा को उनका ऊंचा स्थान इसमें रहा है। तो पूंजीवाद का उदय सामंतवादी प्रतंत्रता के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में क्या हुआ है, यहाँ पर बहुलवाद का फाइनली उदय हो गया है। तो बहुलवादियों का जो राज्य संबंधी विचार है वो ऐसे राज्य संगठन की वकालत करता है जो शक्ति का स्रोत ना होकर के सेवा का साधन हो, ठीक है। जैसे विभिन्न संघों पर नियंत्रण करने का अधिकार तो बहुत दूर हो, उसके मामले में हस्तक्षेप का अधिकार भी नहीं होना चाहिए।
तो ऐसे राज्य की सत्ता निरंकुश नहीं होती है, क्योंकि जो बहुलवादी संप्रभुता होती है उसको कानून का स्रोत नहीं समझते हैं और शक्तियाँ विभिन्न संघों में क्या होती हैं, बट जाती हैं। ठीक है, तो संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत हम लोग देखते हैं। तो समर्थकों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत, ये किसने कहा था, एच क्रैम महोदय ने कहा था। क्योंकि जो समाज का स्वरूप है संघात्मक है, अतः सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। किसने कहा था, लास्की महोदय ने कहा था, और ये टीजीटी में पूछा गया था। ठीक है, टीजीटी सिविक्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। आगे हम लोग देखेंगे, यदि संप्रभुता संबंधी संपूर्ण विचार का त्याग कर दिया जाए तो राजनीति शास्त्र के लिए अस्थायी लाभ होगा। लास्की महोदय ने कहा था संप्रभुता का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए क्या है, वैध नहीं है। लास्की महोदय ने कहा था बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता अविभाज्य न होकर के संघों में विभाजित होना चाहिए। कोकर महोदय ने कहा था यदि हम वस्तु स्थिति को देखें तो यह सर्वथा स्पष्ट हो जाएगा कि जो संप्रभुता है वह संपन्न राज्य का सिद्धांत धराशाही हो चुका है। ये एडी लिसे महोदय ने कहा था संप्रभुता संपन्न राज्य की मान्यता जितनी निरर्थक और निर्जीव हो गई है उतनी और कोई राजनीतिक संकल्पना नहीं हुई होगी। ये बारकर महोदय ने कहा था संप्रभुता की धारणा राजनीति शास्त्र से निकाल देना चाहिए, बेब महोदय ने कहा था। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग लोगों ने अपना अपना वो दिया है। अब हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो संप्रभुता का जो बहुत्ववादी सिद्धांत है उसका प्रतिपादन सबसे पहले जर्मन विचारक किसने किया था, गिरियक ने किया था। ठीक है, उसके बाद एक ब्रिटिश विद्वान आए मेटलैंड, उन्होंने किया। तो इस प्रकार से गिरियक महोदय को क्या माना जाता है, बहुत्ववाद को जनक माना जाता है। तो बहुलवाद की मान्यता क्या है, बहुलवाद की मान्यता है कि जितना राज्य महत्वपूर्ण है उतना ही अन्य संगठन भी महत्वपूर्ण है। यानी बहुलवादी क्या करता है कि सभी समुदायों को समान स्तर का मानता है, यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो राज्य सभी कार्य नहीं करता है, इसलिए राज्य के पास सभी शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, डिवाइडेशन होना चाहिए। तो बहुलवादी जनतंत्र के अंतर्गत व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का प्रमुख समर्थक कौन है भाई, GDH कोल महोदय। परंपरागत और एकलवादी संप्रभुता का बहुलवादी इसलिए भी विरोध करते हैं कि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण जितनी राज्य की भूमिका, यानी कि दूसरे संगठन को भी यहाँ पर क्या दिया जाना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए। बहुलवादी विचारकों की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आ जाएंगे गिरियक महोदय, मेटलैंड महोदय, ग्लाफ्की महोदय, बारकर महोदय, मैकाइवर महोदय, कोल महोदय, एडी लिट्से महोदय, क्रेब महोदय, फॉलिट महोदय, बिगिट महोदय, डिग्री महोदय। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कुछ कुछ महत्वपूर्ण। तो एक याद रखो, दोनों नहीं याद रखना है भाई। एकलवादी याद कर लोगे तो बहुलवादी ऑटोमेटिक अलग हो जाएंगे, या फिर बहुलवादी याद कर लो तो एकलवादी अलग हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो बहुलवादी है वो एकलवादी संप्रभुता की आलोचना करते हुए समुदायों को स्वतंत्र करने के पक्ष में है। जो बहुलवादी विचारक हैं वो क्या मानते हैं, राज्य को संघों का संघ मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है। जो बहुलवादी राज्य है वो बहुलवादी राज्य की निरंकुश संप्रभुता का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, या फिर उसका विरोध ही है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भाई टीजीटी पीजीटी मिला करके इस जो चैप्टर है उससे भी 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन जो है यहीं से मिलने वाले हैं, बाहर से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे ही ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।